Hi, I am Sakshi Kanotra and today we'll study the structure of cell membrane and cell coat. तो यूकैरियोटिक सेल में अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल की सबसे बाहर की लेयर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जबकि प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर है विच इज नोन एज सेल वॉल। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था। आज हम यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और सेल कोट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिफरेंट मॉडल्स पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब सेल मेम्ब्रेन जो है इसको डिफरेंट नाम से बोला जाता है, तो डिफरेंट टर्म्स जो सेल मेम्ब्रेन के लिए यूज करे जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा या बायो मेम्ब्रेन। तो ये सारे एक ही चीज बता रहे हैं। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? Cell membrane is the outer covering of the protoplast. So it is the outer covering of the protoplast. What is protoplast? Protoplast is a cell without a cell wall. अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में अगर हम सेल वॉल निकाल देते हैं सेल की, तो जो पीछे बचा हुआ जिसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट, जबकि एनिमल सेल एक प्रोटोप्लास्ट ही है। So cell membrane is the outer covering of the protoplast which encloses the cell of prokaryotes and eukaryotes. So आज हम eukaryotes के रिलेशन में सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स के रिलेशन में हम बाद में सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। अब सबसे बेस्ट स्टडीड सेल जो अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ना है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, रिसर्च करनी है इसके ऊपर, तो आरबीसीज जो है, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स, क्योंकि इनके अंदर ऑर्गेनल्स जो है वो बहुत कम प्रेजेंट होती है, तो इनकी प्लाज्मा लेमा जो है वो बहुत ज्यादा थिक है, तो ये जो सेल्स हैं इनको यूज किया जाता है स्टडी करने के लिए सेल मेम्ब्रेन को। तो सबसे पहले हम लिपिड मॉलिक्यूल देख लेते हैं कि लिपिड मॉलिक्यूल क्या है। लिपिड मॉलिक्यूल जो है ये दो पार्ट से बना होता है, एक होती है हाइड्रोफिलिक हेड, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक टेल। तो जो पोलर रीजन होता है दैट इज योर हाइड्रोफिलिक हेड रीजन, जो नॉन पोलर रीजन होता है दैट इज योर हाइड्रोफोबिक टेल रीजन। अब पोलर रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, किससे बना होता है? तो बाहर पे क्या होता है, सबसे बाहर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है। फॉस्फेट जो है ये अटैच रहता है ग्लिसरॉल से, और ग्लिसरॉल फर्दर दो फैटी एसिड से अटैच रहता है, दो फैटी एसिड की चेन से अटैच रहता है। तो या तो फैटी एसिड चेन सैचुरेटेड हो सकती है या फिर अनसैचुरेटेड हो सकती है। सैचुरेटेड का मतलब है कि जो फैटी एसिड है इसके बीच में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि जो फैटी एसिड है उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगी। तो लिपिड मॉलिक्यूल जो है इट इज एम्फीपैथिक, इसका मतलब कि इसके पास पोलर हाइड्रोफिलिक रीजन भी है और नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक रीजन भी है। तो बाहर वाला जो हेड पोर्शन है दिस इज योर पोलर पार्ट, और जो अंदर वाला हाइड्रोफोबिक टेल वाला पोर्शन है दिस इज योर नॉन पोलर पार्ट। सो हाइड्रोफिलिक region is in the form of head while hydrophobic region is in the form of two tails of fatty acids. अब ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, ये यूजुअली सेंटर ऑफ द मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहती हैं। तो ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं ये बिल्कुल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट रहती है, बाहर वाली साइड पे हाइड्रोफोबिक हेड प्रेजेंट रहता है। सो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड बाइलेयर। अभी लिपिड बाइलेयर क्या है? तो ये सेल है, ठीक है। अब सेल में ये एक लेयर है लिपिड की और ये दूसरी लेयर है लिपिड की, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लिपिड बाइलेयर। अब यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, ये बिल्कुल अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर वाली साइड पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोफोबिक रीजन। जबकि हाइड्रोफिलिक जो हेड पार्ट है वो एक्सपोज्ड पार्ट है। अगर हम साइटोसोल की बात करें तो साइटोसोल वाली साइड पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोफिलिक हेड्स। या हम अगर बाहर की बात करें तो बाहर वाली साइड पे, सेल के बाहर वाली साइड पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोफिलिक हेड्स। तो यही यहाँ पे भी दिखाया गया है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है। तो यहाँ पे ये क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड्स। ये भी क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड्स। ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, और अंदर वाली साइड पे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे हाइड्रोफोबिक टेल्स प्रेजेंट है। अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें 20 से 79% लिपिड्स रहता है, 20 to 70% प्रोटीन्स प्रेजेंट रहता है,
1 to 5% कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहता है और 20% वाटर प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे हर एक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलग होती है, उसकी हर एक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन जो है अलग होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है ये वेरी करता है डिफरेंट मेम्ब्रेन्स के अंदर। जैसे कि अगर हम ह्यूमन आरबीसीज की बात करें तो ह्यूमन आरबीसीज में 52% प्रोटीन प्रेजेंट रहता है और 40% लिपिड प्रेजेंट रहता है। आरबीसीज के अंदर 52% प्रोटीन प्रेजेंट रहता है और 40% लिपिड प्रेजेंट रहता है। जबकि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स जिसके अंदर माइलिन, जिसके बाहर क्या प्रेजेंट है, माइलिन शीट प्रेजेंट है, तो वहां पे 20% प्रोटीन प्रेजेंट रहता है और 80% क्या प्रेजेंट रहता है, आपका लिपिड। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड्स जो है मेम्ब्रेन की, दीज आर योर फॉस्फोग्लिसराइड्स या फॉस्फोलिपिड्स जिसकी मेम्ब्रेन बनी होती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है, ये पॉइंट है कि स्टेरॉल्स, ठीक है, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट सेल्स में स्टेरॉल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडल्स, मेम्ब्रेन के मॉडल्स। तो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया और उन्होंने अपने हिसाब से जो भी उन्होंने देखा उन्होंने उसको मॉडल के फॉर्म में बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे मॉडल। तो 3 बेसिक मॉडल हम पढ़ेंगे। तो पहला जो मॉडल है इट वाज गिवन बाय ई ओवर्टन। तो फर्स्ट मॉडल जो है ओवर्टन ने दिया था, व्हिच वाज गिवन इन 1889। तो 1889 में ओवर्टन ने क्या बोला कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड की बनी हुई है। अब उसने ऐसा क्यों बोला, उसने बोला कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड की बनी हुई है क्योंकि जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं ये मेम्ब्रेन से बहुत आसानी से पास हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं ये मेम्ब्रेन से बहुत इजीली पास हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। इसीलिए उसने बोला कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड्स की बनी हुई है। तो ये 1889 में ई ओवर्टन ने ये मॉडल दिया था। सेकेंड मॉडल आता है गॉटर एंड ग्रेंडल का। तो सेकेंड मॉडल जो है ये गॉटर और ग्रेंडल ने दिया था। इस मॉडल को बोलते हैं लीफलेट मॉडल। तो लीफलेट मॉडल में गॉटर एंड ग्रेंडल ने 1925 में क्या बोला था, इसने बोला कि सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज मेड अप ऑफ अ डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो 2 लेयर्स प्रेजेंट है लिपिड्स की गॉटर और ग्रेंडल के हिसाब से। तो ये एक लेयर है लिपिड की, दूसरी लेयर है लिपिड की। अब थर्ड मॉडल पे आते हैं। थर्ड मॉडल जो था दैट वाज सैंडविच मॉडल। थर्ड मॉडल के अंदर 2 और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सैंडविच मॉडल दिया। सैंडविच मॉडल जो है इसको लेमुलर मॉडल भी बोलते हैं। लेमुलर का मतलब है लेयर्स, लेमुलर का मतलब है लेयर्स। तो सैंडविच मॉडल क्या बोलता है कि मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ बाइलेयर ऑफ लिपिड्स सैंडविच्ड बिटवीन द 2 प्रोटीन लेयर्स। तो बाइलेयर है लिपिड की, ठीक है, एक लेयर लिपिड दूसरी लेयर लिपिड, और ये जो लिपिड लेयर्स हैं इसके दोनों तरफ, बाहर वाली तरफ भी और अंदर वाली तरफ भी क्या है, प्रोटीन की लेयर्स हैं। अब 2 तरीके के सैंडविच मॉडल डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए। पहला जो साइंटिस्ट था डैनिली एंड डेवसन। तो इन 2 साइंटिस्ट ने 1935 में सैंडविच मॉडल ही दिया, लेकिन इसमें थोड़ा अलग चीज थी। उसने बोला कि हाँ बीच में लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है और बाहर वाली साइड को और अंदर वाली साइड को, ये साइटोसोल है यहाँ पे, दिस इज साइटोसोल, और बाहर वाली साइड को क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे उसने बोला कि ये लिपिड बाइलेयर है और लिपिड बाइलेयर के बाहर और अंदर वाली साइड को अल्फा प्रोटीन्स प्रेजेंट है, यानी कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो डेनिली एंड डेवसन ने बोला 1935 में कि a double phospholipid layer is surrounded on either side by a layer of globular proteins और alpha proteins, और उसको उसने बोल दिया PLLP, प्रोटीन की लेयर, लिपिड की लेयर, लिपिड की लेयर और फिर प्रोटीन की लेयर। अब हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर टेल जो है वो सेंटर की तरफ है। जो हाइड्रोफोबिक लेयर है, ये जो नॉन पोलर लेयर है, ये सेंटर की तरफ है मेम्ब्रेन की। अब थर्ड मॉडल में जो सेकेंड टाइप का सैंडविच मॉडल दिया गया, इट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन। तो रॉबर्टसन ने 1959 में ये मॉडल दिया। अब इसने यही चीज बोली कि लिपिड बाइलेयर तो प्रेजेंट है। इसने बोला कि हाँ लिपिड बाइलेयर तो प्रेजेंट है, लेकिन लिपिड बाइलेयर के बाहर वाली साइड पे, दोनों साइड्स पे
प्रोटीन भी प्रेजेंट है, प्रोटीन की पूरी लेयर भी प्रेजेंट है, लेकिन ये प्रोटीन अल्फा प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन क्या है, बीटा प्रोटीन है। उसने बोला कि ये प्रोटीन बीटा प्रोटीन है। तो रॉबर्टसन ने अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल a lipid layer is surrounded on either side by extended or beta protein. रॉबर्टसन ने एक और कॉन्सेप्ट दिया, रॉबर्टसन ने एक और फेमस कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। अब यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट में क्या हुआ है, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड दैट ऑल द बायोमेम्ब्रेन्स, बायोमेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन ही तो है, they have a trilaminar structure with an electron transparent lipid layer lying sandwiched between the two electron dense protein layer। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना था सबसे पहले पेज पे। सो यहाँ पे ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर शो किया गया। ट्राइलेमिनर मतलब 3 लेयर, ट्राइपार्टाइट मतलब 3 पार्ट्स। तो ये है सेल मेम्ब्रेन। तो इसको 3 पार्ट्स में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा गया तो ये ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर में दिखी गई, 3 पार्ट्स देखे गए। अंदर वाला जो पार्ट है थोड़ा लाइट था, जो सेकेंड पोजीशन पे दिख रहा है ना, ये थोड़ा लाइट पार्ट था। मिडिल ट्रांसपेरेंट पार्ट ये किससे बना हुआ था, लिपिड बाइलेयर से। और सेल के बाहर वाली साइड पे और सेल के अंदर वाली साइड पे डार्क लेयर दिख रही है, सेल के बाहर वाली साइड पे और सेल के अंदर वाली साइड पे ये जो डार्क लेयर्स दिख रही है, सेल के बाहर वाली साइड पे और सेल के अंदर वाली साइड पे जो डार्क लेयर्स दिख रही है, दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट दिया जहां पे उसने बोला कि जो बायो मेम्ब्रेन्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर विद एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट लिपिड लेयर। जो लिपिड लेयर है वो लाइट लेयर है एंड द लिपिड लेयर इज लाइंग सैंडविच्ड बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीन लेयर्स। अब ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर क्या है, ऑल द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ 3 लेयर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर being sandwiched between the 2 electron dense protein layers। तो वही चीज बोली गई है यहाँ भी। अब थर्ड मॉडल आता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है और ये 2 साइंटिस्ट ने दिया, सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। अब इस सिंगर एंड निकोलसन ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, जो पिछले साइंटिस्ट बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, लिपिड की बनी हुई है लेयर और लिपिड बाइलेयर की भी बनी है, लेकिन इसके बाहर वाली साइड और अंदर वाली साइड प्रोटीन की कोई लेयर नहीं है, जबकि प्रोटीन जो है वो टुकड़ों में प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड का मतलब है कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये मेम्ब्रेन जो है ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है। अगर रॉबर्टसन वाला मॉडल या डेनेल एंड डेवसन वाला मॉडल होता जहां पे बाहर प्रोटीन की पूरी लेयर प्रेजेंट होती, तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसको फ्लूइडिटी नहीं मिलती। जबकि फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है, जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया है, यहाँ पे उसने बोला कि जो लिपिड्स हैं, उसने बोला कि एक सी है लिपिड की जिसके अंदर प्रोटीन जो है वो तैर रहे। ऐसा नहीं है कि लिपिड बाइलेयर के दोनों तरफ पूरी की पूरी प्रोटीन की लेयर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो इसको फिर से पढ़ेंगे ध्यान से। According to this model, the membrane does not have a uniform deposition of proteins and lipids, but instead is a mosaic of 2। तो दोनों का एक मोजाइक पैटर्न प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि लिपिड की बाइलेयर है और लिपिड के बाहर और अंदर दोनों तरफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है ये लिपिड के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लिपिड के बाहर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके का मॉडल दिया था इसने। अब यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसको देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स बताए गए हैं, जो प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हैं इनको बोलते हैं इंटेग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये भी प्रोटीन के अंदर है, ये भी मेम्ब्रेन के अंदर है, प्रोटीन पूरी की पूरी मेम्ब्रेन के अंदर है, ये भी मेम्ब्रेन के अंदर है, और कुछ प्रोटीन्स ना बाहर की साइड भी है, कुछ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में, इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो एक हो गए इंटेग्रल प्रोटीन्स और दूसरे हो गए पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब अगर देखें
कि कुछ इंटेग्रल प्रोटीन्स ही पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहे हैं, पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को स्पैन। अब जो इंट्रिंसिक प्रोटीन पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है उसको बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे, so according to this model the membrane does not have a uniform deposition of lipids and proteins but instead is a mosaic of two। अब मेम्ब्रेन क्या है, ये सॉलिड नहीं है, ये क्या है, कॉसी फ्लूइड है। कॉसी फ्लूइड का मतलब है कि पार्टली सॉलिड पार्टली लिक्विड, यहाँ पे यूनिफॉर्म डिपोजिशन नहीं हो रहा है प्रोटीन्स और लिपिड्स का, इसीलिए ये मेम्ब्रेन को कॉसी फ्लूइड नेचर दे रहा है। जबकि अगर डेवसन या रॉबर्टसन का देखें तो वहां पे पूरी की पूरी प्रोटीन की जो लेयर है लिपिड बाइलेयर के दोनों साइड पे है, तो वो मेम्ब्रेन को सॉलिड बना देती। अब इसका फंक्शन क्या है, कॉसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of proteins within the overall lipid bilayer। तो ये प्रोटीन्स की जो मूवमेंट है उसको करवाती है ना। कॉसी फ्लूइड नेचर ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स is shown by their properties of quick repair, dynamic nature, ability to fuse, ability to expand, contract, grow during cell growth and cell division, secretion, endocytosis and the formation of intercellular junctions। अगर नेचर जो है कॉसी फ्लूइड नहीं होता तो फिर मेम्ब्रेन जो है उसके पास इतने सारे स्ट्रक्चर जो है वो नहीं कर पाती, इतने सारे स्ट्रक्चर जो है, इतने सारा जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाती। A fluid mosaic model postulates that lipid molecules they are present in a viscous bilayer as in lamellar model। Protein molecules occur at places both inside and outside। तो यहाँ पे एक चीज बोली गई है, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड्स। तो जो लिपिड्स है उसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स जो है वो तैर रहे हैं, ठीक है। नाउ इंटरनल प्रोटीन्स ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। इंटरनल प्रोटीन्स जो है इनको इंट्रिंसिक या इंटेग्रल प्रोटीन्स बोलेंगे, जबकि जो एक्सटर्नल प्रोटीन्स है उनको हम एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स बोलेंगे। अब इंटरनल या इंटेग्रल प्रोटीन्स जो हैं ये 70% होते हैं टोटल मेम्ब्रेन के। तो जितने भी टोटल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स हैं उसका 70% पार्ट आर योर इंटेग्रल या इंटरनल प्रोटीन्स। अब ये भी चीज है कि दे कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन विदाउट डिस्टर्बिंग द मेम्ब्रेन। अगर डिटर्जेंट डालेंगे, अगर हमें सपोज इस प्रोटीन को निकालना है, ठीक है, इस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है या इस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है, बिना मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्ट किए तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो अगर मैं डिटर्जेंट डालूंगी मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्ट करने के लिए तभी तो मैं ये प्रोटीन ले पाऊंगी, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन के केस में ऐसा नहीं है। अगर मुझे ये प्रोटीन जो है इसको चाहिए तो ये प्रोटीन बिना मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्ट किए भी मेरे को मिल सकता है, राइट। सो इंटेग्रल प्रोटीन pass into the lipid bilayer to different depths and establish hydrophobic bonds with the lipid molecules। तो ये क्या करता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी बनाता है और ये डिफरेंट डेप्थ्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करें तो ये पूरा का पूरा स्पैन कर रहा है मेम्ब्रेन से, जबकि कुछ इंटेग्रल प्रोटीन जो है वो कुछ ही पार्ट में प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट, now some of the integral proteins run throughout the lipid bilayer which are known as transmembrane या फिर tunnel proteins। now transmembrane proteins जो हैं ये कैसे function करते हैं, so transmembrane proteins functions as channels for passage of water, ions and other solutes। तो ये चैनल जो हैं ये गेटेड भी हो सकते हैं, ये चैनल जो हैं ये ओपन भी हो सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ये चैनल्स की तरह काम करते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं ये चैनल्स की तरह काम करते हैं, जो क्या करेंगे, मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर का ट्रांसपोर्ट, आयंस का ट्रांसपोर्ट, उसमें हेल्प करेंगे। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। नाउ द एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स आर लोकेटेड सुपरफिशियली। ये सुपरफिशियली जो मेम्ब्रेन है उसकी दोनों सरफेस पे रहते हैं एंड दे कैन बी सेपरेटेड विद अ माइल्ड ट्रीटमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द मेम्ब्रेन। Now membrane is selectively permeable for solutes but semi-permeable for membrane। तो ये क्या है, differentially permeable है solutes। ऐसा नहीं है किसी को भी membrane जो है वो अंदर आने देगी सेल के या फिर सेल के बाहर भेज देगी। तो ये क्या है, selectively permeable है, लेकिन water के लिए क्या है, ये semi-permeable है।
नेक्स्ट हम आते हैं सेल कोट पे। अब सेल कोट क्या है? अब ये रही लिपिड बाइलेयर, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, राइट? ये सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब ये जो प्रोटीन्स हैं क्या है? इंटेग्रल प्रोटीन्स या इंटरनल प्रोटीन्स है, ठीक है। और ये कौन से इंटरनल प्रोटीन्स है? पूरे के पूरे मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहे हैं, राइट? पूरे के पूरे मेम्ब्रेन को स्पैन करें तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन्स। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन है, सेल मेम्ब्रेन जो है इसका एक एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। यही प्रोटीन जो है थोड़ा हल्का सा बाहर की तरफ भी है और उसके ऊपर बहुत सारे क्या है? ग्लाइकन चेन्स यानी कि शुगर की पॉलीसेकेराइड जो है वो भी अटैच्ड है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, तो जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसके बाहर ग्लाइकन की चेन लगी हुई है, पॉलीसेकेराइड लगे हुए हैं, शुगर चेन लगी हुई है। जैसे यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड, लिपिड्स के ऊपर जो है शुगर चेन लगी हुई है। तो इसी तरीके से ये जो पार्ट है, ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का, इसको बोलते हैं सेल कोट या फिर ग्लाइकोकैलिक्स। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक्सटर्नल लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। सो सेल कोट is a distinct layer of glycocalyx which is observed in the outer surface of cells in many animals and protists। तो काफी animals और protists में जो है सेल कोट जो है वो देखा गया। Now it is fibrous and made up of oligosaccharides। So 2 to 10 sugar chain molecules जो है वो रहते हैं यहाँ पे, 2 to 10 sugar chain जो है वो बनाते हैं। 2 to 10 मोनोमेरिक यूनिट्स की क्या है? शुगर चेन बनी होती है। इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर है और इसी के अंदर से जो प्रोटीन्स हैं वो थोड़े एक्सटेंड हो गए हैं और उसके ऊपर बहुत सारी क्या आ गई है? जो ग्लाइकन है उसकी चेन्स आ गई हैं। नो इन सम केसेस सेल कोट जो है ये थिक हो जाता है एंड स्ट्रेंथन बाय द डेपोजिशन ऑफ सिलिकॉन, कैल्शियम एंड अदर सॉल्ट्स। तो कभी कभी ये जो सेल कोट है यहाँ पे बहुत ज्यादा डेपोजिशन हो जाता है कुछ सॉल्ट्स का, सिलिकॉन का या कैल्शियम के सॉल्ट्स का, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ जो है इसके पास गेन हो जाती है। अब सेल कोट का फंक्शन पढ़ते हैं। सेल कोट का फंक्शन देखते हैं। सेल कोट का फंक्शन क्या है? अब लाइक सेल वॉल, सेल कोट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। अब कोई भी चीज बाहरी सरफेस पे है तो वो क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी ही करेगी। अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला पार्ट जो है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब ये साइटोसोल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ पे कुछ फाइब्रस लेयर लिख रही है, यहाँ पे कुछ फाइब्रस सी लेयर दिख रही है, दिस इज योर ग्लाइकोकैलिक्स। तो ऐसा अलग, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ऐसा लगता है कि ये अलग सी लेयर है, पर ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे सेल कोट का फंक्शन। इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। अब प्रोटेक्शन दे रहा है, कोई भी चीज बाहर है प्रेजेंट तो शेप भी देगा ही देगा, ठीक है। Glycocalyx type of cell coat is useful in recognition between a microbe and body cell by WBCs। अब ग्लाइकन यानी कि ओलिगोसेकेराइड्स जो है वो प्रेजेंट है। ये जो सेल है ये माइक्रोब ऑर्गेनिज्म का सेल है। ये सेल सेल्फ सेल है यानी कि हमारी बॉडी का एक सेल है। इसके ऊपर सेल कोट के ऊपर कुछ चेन प्रेजेंट रहेगी जो एंटीजन बनाएगा, ठीक है। एंटीजन का मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करेगा? ये जनरेट करेगा। यहाँ पे कोई और प्रेजेंट रहेगी। तो जो WBC है इसको कैसे पता लगेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल है, ये फॉरेन पार्टिकल? तो होता क्या है, इनके ऊपर सेल कोट के ऊपर जो एंटीजन लगा होता है, जो सेल कोट है इसके ऊपर जो एंटीजन लगा है यानी कि इसके ऊपर जो ओलिगोसेकेराइड्स लगे हैं उसको पहचान जाता है WBC, जिसकी वजह से उसको पता लग जाता है कि ये सेल्फ सेल है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल है या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल का सेल है। नाउ सेल कोट हेल्प्स इन सेल एग्रीगेशन एंड टिश्यू फॉर्मेशन। तो सेल कोट क्या है? इसका एक और काम है कि सेल एग्रीगेशन में भी काम आता है। डिफरेंट जो सेल्स हैं वो एक साथ एग्रीगेट कर सकते हैं और टिश्यू बना सकते हैं। एक टाइप के सेल जो है वो एग्रीगेट करके क्या कर सकते हैं? टिश्यू फॉर्मेशन कर सकते हैं। Now cell coat is also involved in histocompatibility। हिस्टो मतलब टिश्यू कंपैटिबिलिटी। तो टिश्यू कंपैटिबिलिटी में भी
सेल कोट जो है उसका फंक्शन है, कैसे फंक्शन है, उसी तरीके से कि इसके ऊपर ये क्या है, बहुत सारी ग्लाइकन चेन्स हैं, बहुत सारी क्या है इसके ऊपर प्रोटीन के साथ ओलिगोसेक्राइड्स लगे हुए हैं, जो क्या कर रहा है, एंटीजेनिक रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करेगा। तो अगर सपोज कोई किडनी है, ठीक है, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करवानी है, तो वो सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि क्या किडनी जो है इसके ऊपर जो एंटीजेंस लगे हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स तो नहीं जनरेट कर देंगे जो पेशेंट है उसकी बॉडी में। तो डोनर के जो किडनी के ऊपर जो एंटीजेंस लगे हैं, क्या वो जो एक्सेप्टर है, जो पेशेंट है, उसकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स तो नहीं जनरेट कर देंगे। तो वहां पे हम हिस्टोकम्पैटिबिलिटी करते हैं कि क्या टिश्यू की कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है। नेक्स्ट आता है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग में भी क्या होता है कि जो ए है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए हो गया, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी हो गया, ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, ये सपोज ए बी है, और ब्लड ग्रुप ओ हो गया। अब होता क्या है, जो ब्लड ग्रुप ए है इसके ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। ये ए एंटीजन कुछ भी नहीं है, ये ओलिगोसेकेराइड है, ठीक है, शुगर होता है। जो बी है इसके ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है, ए है इसके ऊपर ए एंटीजन तो है ही, लेकिन बी एंटीजन भी प्रेजेंट होता है। ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। अब ये जो एंटीजन है, ठीक है, जब किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं तो इसी एंटीजन को चेक करते हैं, तभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो ये जो ब्लड ग्रुप के एंटीजन है ये भी क्या है, सेल कोट ही बताते हैं। तो ये सेल कोट का ही पार्ट है। फाइन। सो विद दिस वी आर कंप्लीट विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल कोट।